हेलो एवरीवन। सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक कवर किए थे। आर्टिकल 11 अगर आपको याद हो तो इसमें मेंशन किया हुआ था कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है और सिटीजनशिप को कैसे लूज़ करना है। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंदर ये दोनों ही प्रावधान दिए हुए हैं कि किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर करना है अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, और अगर कोई इंडियन सिटीजन है तो किस तरह से वो अपने सिटीजनशिप को लूज कर सकता है। ये दोनों ही प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए हुए हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो उस समय सिर्फ इतना जो सिटीजनशिप प्रोविजंस थे उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 उस दिन पे कौन कौन से लोग इंडिया के सिटीजन होंगे। इसके अलावा अगर बाद में किसी को सिटीजनशिप एक्वायर करनी है और लॉस या फिर लॉस करनी है तो उसके रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए हुए हैं। अब इस एक्ट के अंदर 5 वेज दिए हुए हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के और 3 वेज दिए हुए हैं सिटीजनशिप को लूज करने के। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन 5 वेज सिटीजनशिप को एक्वायर करने के और लूज करने के 3 वेज को इसको डिटेल में समझना है और हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 वेज हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इसी तरह से जो 3 वेज हैं सिटीजनशिप को लूज करने के वो है बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। अब इसको याद रखने के कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 वेज को याद रखने के आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, बद्रीनाथ। और जो ये 3 वेज है इसको याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं RTD। अब बद्रीनाथ की दुल्हनिया से आप इसको याद रखते हैं, B से हो गया बाय बर्थ, D से हो गया बाय डिसेंट, R से हो गया बाय रजिस्ट्रेशन, I से हो गया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, N से हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। तो इन 5 तरीकों से आप जो अपनी सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर सकते हैं। अब बद्रीनाथ की दुल्हनिया से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी रिनंसिएशन लूज करने की जो तरीके हैं वो 3 हैं, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। RTD से यानी कि रहना है तेरे दिल में। अब जिसको दिल में ही रहना है उसको रहने के लिए जगह की क्या जरूरत है, कंट्री की क्या जरूरत है, तो वो अपनी सिटीजनशिप को लूज कर देगा। तो ये हो गया आपका R से रिनंसिएशन, T से टर्मिनेशन, D से डेप्रीवेशन। तो RTD यानी कि रहना है तेरे दिल में से आपको लूज का याद रखना है, और बद्रीनाथ की दुल्हनिया से आपको 5 वेज फॉर अक्वायरिंग सिटीजनशिप इसको याद रखना है। हालांकि अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, अगर याद नहीं रहता तो इन ट्रिक्स से आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, या फिर कि अपनी जो रिकॉल पावर है उसको इंक्रीज करने में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। अब देखो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको समय के साथ साथ बार बार अमेंड किया जाता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे एक 1986 का, 1992 का, 2003 का, 2005, 2016 और सबसे लेटेस्ट जो है वो 2019 में किया गया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो आपने अगर न्यूज़ में सुना हो, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, तो वो जो है आपका 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ही किया गया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये 5 वेज और 3 वेज को थोड़ा डिटेल में समझना है, हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट वे है हमारा सिटीजनशिप को एक्वायर करने का बाय बर्थ, इसमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 के पहले क्या होता था कि कोई भी अगर बेबी है उसका बर्थ अगर इंडिया में होता है, किसी भी बच्चे का बर्थ अगर इंडिया में होता है, तो इरिस्पेक्टिव उसके पेरेंट्स इंडिया के हैं या नहीं है, वो बच्चा जो है वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब इससे होता क्या था, मान लो कोई बांग्लादेश में कोई रहने वाला है, अब उसको पता लग गया कि 1-2 दिन में हो सकता है कि जो बेबी है वो उसका बर्थ होगा, बेबी की डिलीवरी होगी, तो वो क्या करते थे, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए, इंडिया में बेबी को बच्चे को जन्म दिया। अब जैसे ही बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा जो है वो इंडिया का सिटीजन हो गया। अब उस इंडिया के सिटीजन को ध्यान रखने के लिए फिर उनको भी इंडिया में रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में नहीं आने चाहिए थे वो इस तरीके का यूज़ करके कि इंडिया में आए, अपने बेबी को वहाँ पे बर्थ दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया, और उससे उनका बच्चा जो है इंडिया का सिटीजन हो गया। अब इंडिया का जो सिटीजन है वो इंडिया में रहेगा। अब क्योंकि इंडिया का जो सिटीजन है वो छोटा है, बच्चा है वो, तो उसको ध्यान रखने के लिए उसके फिर पेरेंट्स भी इंडिया में रहेंगे। तो इस तरह से इस जो लॉ का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज होता था, तो इसको अमेंड कर दिया गया। आपको मैंने पीछे बताया कि 1986 में जो है अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट में। तो उसमें ये बताया गया, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस डेट को 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1 जुलाई 1987 से अप्लाई हो गया, और इसमें कहा गया
अ पर्सन इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1st 1987 इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उसके पेरेंट्स में से या तो उसके फादर या उसकी मदर अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ही वो बच्चा जो होगा वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। अगर उसके दोनों पेरेंट्स जो है इंडिया के सिटीजन नहीं है तो वो बच्चा भी इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। 1987 के पहले वो इंडिया का सिटीजन बन जाता था इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं है। फर्दर, those born in India on or after December 3rd 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are citizen of India or one of whose parents is citizen of India and the other is not illegal migrant at the time of their birth। अब देखो ये लॉ तो बना दिया लेकिन इसका थोड़ा बहुत मिसयूज उसके बाद भी होना चालू हो गया कि बहुत से लोग जो है बाहर से इंडिया में आए, इंडिया से किसी से शादी की, अब वहाँ पे जैसे बेबी का बर्थ हुआ उसको सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन इसको भी लिमिट करने के लिए अब इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इलीगल तरीके से इंडिया में आ गए, इंडिया में आकर उन्होंने किसी से शादी कर ली, फिर उसके बेबी का बर्थ हुआ और फिर डायरेक्टली वो भी जो है इंडिया का सिटीजन बन जाते थे। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि अब किसी बेबी का बर्थ अगर होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद, तो या तो उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन हो, अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं है तो एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये किसी भी तरह से जो इलीगल माइग्रेशन की समस्या थी उसको कंट्रोल करना था और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सारे लॉज जो है वो अमेंड किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस आर नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे लोग जो इंडिया में एज ए डिप्लोमेट पोस्टेड है, अब जब इंडिया में वो डिप्लोमेट पोस्टेड है तो उनके बेबी का जो बर्थ है वो भी इंडिया में होगा, लेकिन उनके जो बेबीज होंगे उनकी जो सिटीजनशिप होगी वो इंडिया की नहीं होगी। 1987 के पहले वो भी इंडिया का सिटीजनशिप हो जाया करते थे, लेकिन इस केस में उनका जो बर्थ है उनके जो बेबीज होंगे उनके बच्चे जो होंगे वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, वो बाय बर्थ सिटीजनशिप अक्वायर नहीं कर सकते, बाकी जो तरीके हैं उससे अक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है, जो आपके पुरखों से आपको मिलता है, आपके पिताजी से आपके दादाजी से जो आपको चीज़ें मिलेगी वो बाय डिसेंट है, तो इसमें भी वही है। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर डिसंबर 10 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फादर जो है इंडिया के सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अ पर्सन born outside India on or after December 10 1992 is considered a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ फादर, यानी कि अगर किसी की मदर है वो इंडियन डिसेंट की है और उसका जन्म इंडिया के बाहर होता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, लेकिन अब बाद में इनको ध्यान आया कि भाई जो पेरेंट्स है वो तो मदर पेरेंट भी हो सकती है, तो इसको लगभग 6 साल बाद दोबारा से अमेंड किया गया और अब जो है यहाँ पे लिख दिया गया आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि अगर मदर या फादर दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन है और उसके बेबी का बर्थ जो है वो इंडिया से बाहर होता है तो उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। हालांकि ये जो 6 साल के बीच में गैप होता है इस लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे लागू किया गया, यानी कि ये जो पहले की डेट उसी डेट से इस कानून को लागू कर दिया गया। December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of central government after the expiry of said period। अब देखो 2004 के बाद क्या किया गया कि ये जो बच्चा है वो पहले क्या होता था ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाता था। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसका मिसयूज क्या होता था कि जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया, अब जैसे ही बाहर बर्थ हुआ उस बच्चे का बर्थ हुआ वो बाहर की कंट्री का भी सिटीजन है, इंडिया की कंट्री का भी सिटीजन है। आपको पता है इंडिया में जो ड्यूअल सिटीजनशिप है वो अलाउ नहीं है। अब इस केस में इसका मिसयूज हो रहा था तो इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि अगर उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो जैसे ही उसका बर्थ हुआ उसके 1 साल के अंदर आपको इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर जाना है और वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करवा देना है कि हाँ भाई ये जो बच्चा है इसको हम इंडिया का सिटीजन बनाना चाहते हैं, ये किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं रहेगा। तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और तब जो है उसके बाद वो बच्चा जो है इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। हालांकि अगर मान लीजिए 1 साल का पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आपको काम नहीं चलेगा, आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद भी आप उस बच्चे को एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकते हैं। थर्ड है आपका बाय रजिस्ट्रेशन, तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि रजिस्टर आपको करना होगा फिर आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीन ए इलीगल माइग्रेंट, यानी कि ये जो प्रोविजन है
वो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा और भी ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इफ़ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि इन 3 कैटेगरी में से अगर वो आता है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। 3 कैटेगरी कौन सी है? ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर, 7 सालों से इंडिया में रह रहा हो। अ पर्सन हु इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, ईयर्स यहाँ पर लिखो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने किसी इंडियन व्यक्ति से शादी की हो और वो 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। Registered as a overseas Indian of India card holder for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, यानी कि इसके ये ओवरसीज इंडियन सिटीजन क्या होता है या फिर ओसीआई क्या होता है ये थोड़े आगे हम समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये कार्ड है और 5 साल पहले से उसको कार्ड मिला हुआ है तो 12 महीने उसको इंडिया में रहना है। 12 महीने जैसे ही इंडिया में रहने के उसको कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका बाय नेचुरलाइजेशन। हालांकि कहने के लिए बाय नेचुरलाइजेशन है, इसमें भी रजिस्टर आपको करना ही पड़ता है। इसमें दिया हुआ है ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बाय एनी पर्सन नॉट बीइंग ए इलीगल माइग्रेंट, यानी कि इसमें भी जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उसको कवर नहीं किया गया है। तो आपको बाय नेचुरलाइजेशन अगर सिटीजनशिप लेनी है तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। पहला तो नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि कोई ऐसा कंट्री है जो अपने यहाँ इंडिया के सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं देता तो उस कंट्री को हम भी नहीं देंगे। क्विड प्रो को अगर आप नहीं देते तो हम भी नहीं देंगे। तो इसमें भी ये लिखा हुआ जो व्यक्ति सिटीजनशिप मांग रहा है वो पहले से अगर किसी कंट्री का सिटीजन है तो उस कंट्री को भी इंडिया के नागरिकों को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप अलाउ करनी होगी। अगर वो नहीं करते तो उसको भी बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप आपको अगर लेनी है तो जिस भी कंट्री के आप पहले से सिटीजन हैं उस कंट्री की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। रेज्ड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि या तो आप इंडिया में रहते हो रिसाइडेड इन इंडिया और या तो आप इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस करते हो। अब यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकता है। आप इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस करते हो लेकिन रहते हो इंडिया के बाहर। इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी है जिसमें पोस्टिंग आपकी इंडिया के बाहर होती है। तो दोनों ही केस में या तो आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विस करते हो तो उसमें भी आपको बाय नेचुरलाइजेशन जो सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। इसके अलावा ही इज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह वो सब नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में आपको पता है 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है। तो इन 22 में से कोई एक लैंग्वेज में आपको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। एक बेसिक सा टेस्ट होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये होगा बाय नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मान लो इन फ्यूचर इंडिया किसी टेरिटरी को अपने अंदर मिला लेता है, अपनी कंट्री के टेरिटरी में मिला लेता है, तो उस टेरिटरी पे रहने वाले जो लोग होंगे उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड द पर्सन हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा जिसको इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर एक्वायर कर लेती है तो उसमें रहने वाले जो लोग होंगे उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल When Pondicherry became part of India, the government of India issued citizenship Pondicherry Order 1962। जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक ऑर्डर निकाला सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और पौंडीचेरी के सभी लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। तो ये हो गए आपके 5 वेज जिससे आप इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 वेज जिससे आप इंडिया की सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। तो पहला है बाय रिनाउंसिएशन, यानी कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि कोई भी इंडिया का सिटीजन अपनी फुल एज में और कैपेसिटी के अनुसार ये डिक्लेयर कर सकता है कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस कर दिया जाएगा, वो उसको लूज कर सकता है। If such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government, यानी कि अगर ये रिनाउंसिएशन कोई व्यक्ति करता है उस समय में जब इंडिया किसी वॉर में इंगेज्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है रिनाउंस करने की जो एप्लीकेशन है उसको विदहोल्ड कर सकती है, उसको रोक के रख सकते हैं कि भाई वॉर का टाइम चल रहा है, ये सब काम हम बाद में देखेंगे।
When a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he may resume Indian citizenship. मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है, अब उस व्यक्ति के जितने भी माइनर चाइल्ड्स होंगे, मान लीजिए 3 साल का, 5 साल का, 1 साल का, 10 साल का, जितने भी ईयर का उसका जो माइनर चाइल्ड है, उसकी सिटीजनशिप भी लूज हो जाएगी, वो भी उसके बाद इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता है, उसको चांस दिया जाएगा कि 18 साल का होते ही वो वापस से अपनी इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको रिज्यूम कर सकता है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटीजनशिप रिनाउंस करेंगे तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो भी चली जाएगी। दूसरा, बाई टर्मिनेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है यहाँ पे। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली, कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्रस, अंडू इन्फ्लुएंस एंड कंपल्सन acquires the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminate। यानी कि जैसे ही आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, आपकी जो इंडिया वाली सिटीजनशिप होगी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप कनाडा गए, कनाडा की सिटीजनशिप जैसे ही आपको मिलेगी उसी टाइम से आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप अक्षय कुमार का एग्जाम्पल लेंगे या फिर आलिया भट्ट का एग्जाम्पल लेंगे, तो वो लोग कनाडा और यूके के सिटीजन है, तो उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी गई है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज्ड। यानी कि अगेन अगर इंडिया किसी वॉर में इंगेज है उस समय तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। थर्ड है आपका बाय डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? छीन लेना, आपसे जबरदस्ती ले रही है सरकार। इट इज़ अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकती है। ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं या फिर ये सब काम अगर आपने किए तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। आपने कोई फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, तो जैसे फ्रॉड सामने आएगा सरकार आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट या फिर कहे आपको डिप्राइव कर सकती है आपकी सिटीजनशिप से। द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिसलॉयल करते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप जो है आपसे छीनी जा सकती है। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। यानी कि अगर वॉर चल रही है और उस समय आपने दुश्मन देश से अनलॉफुली, ये अगर आपको याद रखना है अनलॉफुली। अगर मान लीजिए जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो तो लॉफुली बात करते हैं वॉर के टाइम में ही, लेकिन अगर आपने अनलॉफुली कम्युनिकेट किया या अनलॉफुली ट्रेड किया तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है उससे आपको डिप्राइव किया जा सकता है। द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन विज इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। यानी कि आपको सिटीजनशिप दी बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन और आप जो है बाहर कहीं जाते हैं और आपको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में भी जो आपकी सिटीजनशिप है उससे आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। द सिटीजन हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली। अगर आप 7 साल लगातार इंडिया से बाहर रहते हैं तो उस केस में भी जो आपकी सिटीजनशिप है उससे आपको डिप्राइव किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे आपकी सिटीजनशिप जो है वो लूज की जा सकती है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी हम देख लेते हैं। In September 2000, the Government of India Ministry of External Affairs had set up a high-level committee on the Indian diaspora under the chairmanship of L.M. Singhvi। L.M. Singhvi के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसको ये तय करना था, it recommended the amendment of Citizenship Act 1955 to provide grant of dual citizenship to persons of Indian origins belonging to certain specified countries। यानी इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन तो नहीं है लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि उनकी जो रूट्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करती है, तो ऐसे लोगों को आप ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो अलाउ करो। तो इसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रांट टू OCI for PIOs of all countries except Pakistan and Bangladesh as long as their home countries allow dual citizenship under their local laws। It must be noted that here the OCI is not actually a dual citizenship as Indian Constitution forbids dual citizenship or dual nationality under Article 9। यानी कि इसमें कहा गया कि हम एक तरह से स्कोप ऑफ ग्रांट बढ़ा रहे हैं OCI का, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के अलावा किसी और कंट्री में रहता है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसको इस तरह से हम कुछ बेनिफिट देंगे जिससे उसको डुअल सिटीजनशिप की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि एक्चुअल में ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बस उसको हम कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब इन सब के लिए एक OCI कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई 2 दिसंबर 2005 को, और इसके अंदर फिर बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया 2015 में, जिसमें जो नॉमेनक्लेचर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को इसको चेंज कर दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन,
फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, और ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर क्या है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे समझ लो ताकि क्लियरिटी थोड़ी आपको मिले। देखो जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है यानी कि एनआरआई है, वो कुछ नहीं है, वो इंडियन ही है, बस वो इंडिया के बाहर रहता है। एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, यानी कि जो इंडिया का है, इंडिया का पासपोर्ट है उसके पास, बस वो इंडिया के बाहर रहता है, तो वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। फिर है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है, अ पर्सन हु or whose any ancestor was an Indian national and who is presently holding another country citizenship nationality, that is he is holding foreign passport। यानी कि वो पर्सन या तो उसका खुद का जन्म इंडिया में हुआ या फिर उसके एंसेस्टर उनका जन्म इंडिया में हुआ हो और वो अभी प्रेजेंटली इंडिया से बाहर रहता हो और बाहर का ही सिटीजनशिप हो, बाहर का ही नेशनल हो, और उसके पास जो पासपोर्ट है वो भी बाहर का हो, तो उसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि वो है बाहर का सिटीजन लेकिन उसके जो ओरिजिन है वो इंडिया का है। इसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि ऐसा कोई पर्सन है जिसने इस एक्ट के अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर रजिस्टर करवाया हुआ है एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको बोलेंगे हम ओसीआई कार्ड होल्डर। अब देखो जो एनआरआई है वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि तो पहले से सिटीजन है इंडिया का। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। तो ये जो है पीआईओ जो है ये चेंज हो सकते हैं ओसीआई के अंदर। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो इनको एक कार्ड मिल जाएगा और ये बन जाएंगे ओसीआई कार्ड होल्डर। तो ये आपका पूरा लेक्चर था। ये सिंपल सा लेक्चर आपको याद रखना है। नोट्स बनाने के तरीके मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताई गए हैं, तो ये आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है, नीचे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे आपको सब टॉपिक लिखने हैं। और यहाँ पे आप देख लें 5 तरीके आपके सिटीजनशिप अक्वायर करने के, उनको लिखने हैं यहाँ पे 5 तरीके। उनके जो पॉइंट्स है उनको की पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर ले, 3 तरीके फिर यहाँ पे मेंशन कर ले। और बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसको आप हाईलाइट करें, बार बार उसको रिवाइज करें, तो वो आपके क्लियर हो पाएंगे। कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।